स्क्रीन पर इस समय आप एक तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी हैं। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान की है। 18 जनवरी 2025। आज सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी। में लिखा था, धन्यवाद रिलायंस। ट्रंप अंबानी की रिलायंस को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वे अमेरिका में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। क्या है ये डील और इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं, इसे सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एलपीजी को लेकर के देश में हालात क्या हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कमी ने होटल इंडस्ट्री पर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। क्या ये संकट घरेलू सिलेंडर तक भी पहुंच रहा है? क्यों लोग लाइन लगा करके सिलेंडर के लिए घंटों खड़े हुए हैं? नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Candid and Sensodyne DSP. ये वीडियो देखिए। सिर पर सिलेंडर लेकर लोग भाग रहे हैं क्योंकि लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि रसोई गैस का सिलेंडर अब नहीं मिलेगा। ये वीडियो आया है उत्तर प्रदेश के बस्ती से। ऐसी तस्वीरें तब आ रही हैं जब सरकार और प्रशासन लगातार ये कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कमी ना तो है ना आने वाले समय में होगी। लेकिन लोगों में एक भय का माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है। कल हमने ललन टॉप शो में अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई थी, कैसे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एलपीजी की किल्लत झेल रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में 2 दिन से कम एलपीजी सिलेंडर बचे हैं। ये संकट अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अयोध्या में राम मंदिर के पास अमावा मंदिर में श्री राम रसोई है, जहां हर रोज 10 से 15 हज़ार लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। लेकिन 10 मार्च को मंदिर में एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें लिखा था, रसोई गैस की किल्लत की वजह से आज की रसोई स्थगित की जा रही है। अब मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था की ओर जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जा सके। एक नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगा है आज। उस पर लिखा है, एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध ना होने की वजह से हमें खेद है कि वकीलों की कैंटीन में मेन कोर्स परोसने में असमर्थ हैं। इस बारे में जानकारी नहीं है कि गैस की आपूर्ति कब तक बहाल होगी। ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी की किल्लत अब इंडियन रेलवे की रसोई तक भी पहुंच रही है। आज खबर आई है कि आईआरसीटीसी ने अपने सभी जोनल ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि केटरिंग यूनिट्स में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। अभी भी हम सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहे थे। अब ज़रा आप तमिलनाडु की ये तस्वीर देखिए। सड़क पर सिलेंडर बिछा दिए हैं और लोगों ने सड़क जाम कर दी है। ये तस्वीर तमिलनाडु के शिवगंगा से आई है। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, इसलिए मारे गुस्से के सड़क ही जाम कर दी और विरोध में सड़क पर सिलेंडर ही बिछा दिए। ये तस्वीर दक्षिण भारत की थी, लेकिन उत्तर भारत में कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लगी हैं। बिहार के औरंगाबाद, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रॉब्लम क्या जी, पब्लिक पैनिक होगी और कुछ नहीं प्रॉब्लम है। डिमांड एकदम बढ़ गई है, 5-6 गुना डिमांड बढ़ गई एकदम। सप्लाई तो नॉर्मल रूटीन में ही आनी, बल्कि उससे भी कम हो रही थोड़ी, क्योंकि पैनिक की वजह से हर एक को चाहिए। प्लांट भी प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं डिमांड पूरी करने की, लेकिन इतनी जल्दी डिमांड पूरी करनी लगभग इम्पॉसिबल है। करिए डायल वाला नंबर लगाओ, पहले नंबर नहीं लग रहा है। नंबर लगा कह रहे फिर मैसेज आएगा, मैसेज भी नहीं आ रहा है। ना कोई बुकिंग हो रही है, ना कुछ हो रही, गोल गोल घुमाया जा रहा है। जैसे कि भारत सरकार ने has issued an order on 8th March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। All C3 and C4 hydrocarbon streams, which include propane, butane, propylene and butene, would add to LPG pool, and the same would be supplied to 3 public sector oil marketing companies for domestic supply. इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन has increased by 25%, and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. आपको स्मृति ईरानी की एक तस्वीर याद होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्मृति ईरानी सिलेंडर के बढ़े दामों के विरोध में बैठी थी। सामने सिलेंडर रखा था। तस्वीर जून 2011 की है। देश में एलपीजी की किल्लत और बढ़े हुए दामों पर आज कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ वैसा ही विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सामने सिलेंडर रखा हुआ था, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा भी रखा था।
एलपीजी क्राइसिस के बीच एक और बड़ी खबर आई है जिस पर थोड़ा गौर फरमाने की ज़रूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउन्सविल में एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़े निवेश के लिए धन्यवाद कहा है। अमेरिका में पिछले लगभग 50 साल में बनने वाली ये पहली नई रिफाइनरी होगी। ट्रंप ने बताया कि ये रिफाइनरी लगभग 300 अरब डॉलर के सौदे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की कंपनी बनाएगी। काम अप्रैल जून की तिमाही में शुरू होने की बात कही जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का एक बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है जो एक ही जगह पर स्थित है। एक जगह पर स्थित है इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि ट्रंप एक्स तो चलाते नहीं है जब से उनका अकाउंट बंद हुआ था। जो कहना होता है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहते हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका रियल एनर्जी डोमिनेंस यानी दबदबे की ओर बढ़ रहा है। आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग टेक्सास के ब्राउन्सविले में 50 साल में पहला नया यूएस ऑयल रिफाइनरी खुलने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक $300 बिलियन की डील है, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील। अमेरिकी वर्कर्स, एनर्जी और साउथ टेक्सास के महान लोगों के लिए एक बड़ी जीत। ट्रंप का हाल कुछ ऐसा है कि या तो लोग महान हैं या एकदम बेकार हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि इस ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस को धन्यवाद। बेसिकली ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी कामगारों को फ़ायदा मिलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, दक्षिण टेक्सास के लोगों को हज़ारों नौकरियां मिलेंगी। ट्रंप के मुताबिक ये रिफाइनरी अमेरिकी बाजार को ईंधन देगी। लेकिन जिस डील का ट्रंप इतना गुणगान कर रहे हैं, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का धन्यवाद कर रहे हैं, उससे भारत को क्या मिलेगा और अंबानी को रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिका क्यों जाना पड़ा? भारत में तेल की पर्याप्त रिफाइनरीज हैं क्या जो अंबानी को रिफाइनरी बनाने के लिए अमेरिका में निवेश करना पड़ा? इन सवालों पर लौटेंगे। पहले ज़रा इस डील को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है डील की टाइमिंग। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। कच्चा तेल क्यों महंगा है? क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। पश्चिम एशिया में तेल से लेकर पानी पर तक बम मारे जा रहे हैं। ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट पहले एलिमेंट फ्यूल्स नाम की कंपनी बनाने वाली थी जिसने 2024 में बताया था कि उसे रिफाइनरी बनाने की मंजूरी मिल गई है। बाद में पता चला कि एलिमेंट फ्यूल्स और अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग आपस में जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी ने बताया कि फरवरी में उसे एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी से बड़ा निवेश मिला है और उसी कंपनी के साथ 20 साल का ऑफटेक समझौता भी हुआ है। कंपनी ने उस वैश्विक कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन आज ट्रंप ने बता दिया कि वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। अभी हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया, पहला ऑफसेट समझौता, ऑफसेट एग्रीमेंट, और दूसरा शेल ऑयल। एक बार इसको समझ लेते हैं फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ऑफसेट एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा समझौता होता है जिसमें कोई खरीदार पहले से तय कर लेता है कि वो उस प्रोजेक्ट से बनने वाले प्रोडक्ट को निश्चित समय तक खरीदेगा। अमेरिका वाली डील में भी वहाँ से शेल ऑयल को खरीदने, प्रोसेस करने और बांटने की प्रतिबद्धता दी गई है। अब शेल ऑयल क्या होता है? सरल शब्दों में शेल ऑयल वो तेल है जो चट्टानों के अंदर बंद होता है, जिसे निकालने के लिए कुछ मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल होता है। अमेरिका दुनिया में शेल ऑयल का बड़ा उत्पादक है और इसी की मदद से पिछले 10-15 साल में उसकी तेल उत्पादन क्षमता, उसकी प्रोडक्शन क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। डील पर एक बार फिर लौटते हैं। ट्रंप ने बताया कि 300 अरब डॉलर का सौदा हुआ है। इंडियन करेंसी में 27,60,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप ने जिस $300 बिलियन की डील का जिक्र किया उसे ऐसा माना जा रहा है कि ये उस कच्चे तेल की वैल्यू है जिसे रिफाइनरी आने वाले 20 साल में प्रोसेस करेगी और उससे फ्यूल बनाएगी। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के मुताबिक रिफाइनरी हर साल करीब 6 करोड़ बैरल तेल प्रोसेस करेगी और इससे लगभग 50 अरब गैलन ईंधन बनेगा। यानी $300 बिलियन उस रिफाइनरी के बनने में नहीं लगेंगे, उससे जो रिफाइन प्रोडक्ट बनेगा उसकी ये वैल्यू है। अमेरिका की ज़्यादातर रिफाइनरीज कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी हैं जो कि भारी होता है, जबकि अमेरिका में बड़ी मात्रा में शेल ऑयल पैदा होता है जो कि हल्का होता है। इसी कारण अमेरिका दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में होने के बावजूद भारी कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है और अपना शेल ऑयल निर्यात करता है, बाहर भेजता है। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग का कहना है कि नई रिफाइनरी खास तौर पर अमेरिका के हल्के शेल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये तेल
ज़्यादा साफ होता है और प्रोसेस करने में सस्ता है। कई मौजूदा अमेरिकी रिफाइनरियों के विपरीत ये रिफाइनरी विदेशी कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होगी। ये इस डील का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे आप ऐसे समझिए कि 2014 से 24 के बीच अमेरिका ने लगभग 10 अरब बैरल कच्चा तेल निर्यात किया, लेकिन उसी दौरान लगभग 28 अरब बैरल तेल आयात भी किया। जितना भेजा उससे कहीं ज़्यादा अपने देश में मंगाया। उससे क्या हुआ? अमेरिकी लोगों को करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर का खर्च उठाना पड़ा। नई रिफाइनरी शुरू होने के बाद हर साल लगभग 6 करोड़ बैरल अमेरिकी कच्चा तेल देश के अंदर ही प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे अमेरिकी उद्योग, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। ये अमेरिका का फायदा हुआ। भारत का क्या? अंबानी अमेरिका में रिफाइनरी के लिए निवेश करने जा रहे हैं। क्या भारत में पर्याप्त रिफाइनरीज हैं? क्योंकि हमारे देश के उद्योगपति अमेरिका में रिफाइनरी बनवाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में रिफाइनरी की कमी है, पर एक बिजनेस का स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। अमेरिका में जो तेल आता है वो शेल टेक्नोलॉजी से आता है, उसको शेल ऑयल बोला जाता है। रिलायंस का शेल ऑयल में अभी कोई हिस्सा नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की टेंशन्स को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसा हुआ होगा कि फैसला किया कि मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई है, मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा मार्केट है, उस पर ज़्यादा दिन तक निर्भर रहना ठीक नहीं है। वहाँ अब लड़ाई छिड़ चुकी है, कुछ पता नहीं है लड़ाई कहाँ जाए, कब समाप्त हो। इसलिए किसी ऐसे रीजन में रिफाइनरी लगानी चाहिए जो तेल के लिए जाना जाता है। और अमेरिका का जो टेक्सास स्टेट है वो तेल के लिए जाना जाता है, शेल ऑयल के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि इस रिफाइनरी में 1,60,000 से 1,68,000 बैरल्स प्रतिदिन का उत्पादन होगा और 27 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें लगाया जाएगा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का निर्णय है, ज्योग्राफिकली भी और बिजनेस को किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से किसी दूसरे क्षेत्र में चलाने का भी। ये देखने वाली बात है कि ट्रंप साहब का टेन्योर 2028 में पूरा हो रहा है, तो इसको सीधा खाली ट्रंप साहब से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाना चाहिए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर इतने बड़े एसेट जब टेक्सास में क्रिएट किए जाएंगे तो वो अपनी जगह कायम रहते हैं और इसको भारत और अमेरिका के रिलेशंस को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। रिलायंस की एनर्जी ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के जरिए यूएस में लंबे समय से मौजूदगी रही है। कंपनी ने पहले यूएस शेल गैस एसेट्स में इन्वेस्ट किया था, अभी यूएस में बहुत सारा फ्यूल बेचती है कंपनी। रिलायंस यूएस पार्टनर्स से क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, फीड स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी भी लेती है, जबकि कंपनी की डिजिटल और रिटेल ब्रांच ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म्स और इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन की संभावना भी तलाशी है। ऐसे में इस डील से रिलायंस और अंबानी को फायदा क्या मिलने वाला है? इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नई मार्केट मिलेगी। इसमें नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप इस मार्केट में शामिल है। इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम होगी। इस डील से स्ट्रेटेजिकली भारत और अमेरिका के रिश्ते स्टेबलाइज होंगे, जो कि ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद बहुत डिस्टेबलाइज हो गए थे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी बिजनेस जब निर्णय लेता है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को देखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वो होमवर्क किया होगा कि वो कितना इसमें से प्रॉफिट कमा सकता है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अभी हम अमेरिका और रिलायंस के बीच एक डील पर बात कर रहे थे, लेकिन व्हाइट हाउस से एक ऐसा बयान आया जो दिल्ली को थोड़ा असहज करने वाला है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सेक्रेटरी जो हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने भारत की तरफ से रूसी तेल खरीद को लेकर फिर से अमेरिका के दावों को दोहराया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने भारत को रूसी तेल खरीदने की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। उनके कहने का मतलब था कि हमारी कई बातों को अच्छे से अमल में लाते हैं। लेविट ने आगे कहा कि हम इस फैसले पर इसलिए पहुंचे क्योंकि पहले भारत ने हमारे कहने पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था, इसलिए ईरान की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई में आई अस्थायी किल्लत को दूर करने के लिए हमने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी है। और ये रूसी तेल पहले ही भारत के लिए निकल चुका था। ये एक अस्थायी फैसला है, हमें नहीं लगता कि इससे रूस की सरकार को कोई बड़ा आर्थिक फ़ायदा होगा। आपको याद ही होगा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था पेनल्टी के तौर पर, ये कहते हुए कि इससे यूक्रेन के खिलाफ
रूस की वॉर मशीन को फंड मिल रहा है। इन बयानों के बीच भारत सरकार की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जहां से चाहेगी वहां से तेल खरीदेगी। हालांकि बाद में खबरें आईं कि भारत ने रूसी तेल खरीद में कमी तो की है। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। बुलेटिन लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। प्रतिक्रिया तब भी नहीं आई थी जब 7 मार्च को अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी ठीक यही बात कही थी। अंतर बस इतना है कि तेल और गैस संकट और ज़्यादा गहरा गया है। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब बंद किया जब हमने ऑर्डर दिया। अब हम उन्हें रूस से तेल लेने की इजाज़त दे रहे हैं ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई बनी रहे। एक हफ्ते के भीतर अमेरिका से आए बयानों में इजाज़त और आदेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इनमें अब गुड एक्टर्स भी जुड़ गया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका भारत की नीतियों में दखल देने लगा है? आज़ादी के बाद से जो रणनीतिक स्वायत्ता भारत की विदेश नीति की पहचान रही है उसका अब कोई मोल नहीं रहा क्या? भारत अपने पुराने मित्र रूस से कैसे रिश्ते रखेगा? क्या ये अमेरिका तय करेगा? क्या एक संप्रभु देश भारत को ये अधिकार नहीं कि वो किससे तेल खरीदे, किसके साथ व्यापार करे? विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार पूरी तरह से ट्रंप के आगे झुक गई है। गुड एक्टर्स का मतलब ही है कि अमेरिका जैसा कह रहा है भारत वैसा कर रहा है। इस तरह के बयान भारत की संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान का अपमान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की साख 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ट्रंप के आगे घुटने टेक कर दांव पर लगा दिया है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी हर कीमत हम चुकाएंगे, लेकिन देश के लोगों पर किसी भी तरह की हम ये आज नहीं आने देंगे। लगातार हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तेल और गैस को लेकर जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इच्छा मृत्यु में इच्छा किसकी हो? परिवार, डॉक्टर, कोर्ट, कौन तय करेगा किसे जीना चाहिए किसे नहीं? बरसों से चल रहे इस सवाल का जवाब आज मिल गया है। भारत में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिली है सुप्रीम कोर्ट से। 13 साल से कोमा जैसी स्थिति में रह रहे हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अब हटाया जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले की खास बातें जान लीजिए। मरीज को दी जा रही मेडिकल सहायता को वापस लिया या रोका जा सकता है। मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए जिससे इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया को एक स्पेशल प्रोसेस के तहत किया जाए जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे। बेंच ने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, ये मेडिकल ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आता हो और दूसरा, ये मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। हरीश के केस में ये दोनों शर्तें पूरी हो रही थीं। कोर्ट ने विलियम शेक्सपियर की फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र किया। कहा कि ऐसे मुश्किल मामलों में कोर्ट को भी ऐसे ही कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। बेंच ने केंद्र सरकार से भारत में इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने का विचार करने को कहा। याद दिला दें कि दिल्ली के रहने वाले हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे। हॉस्टल की 4थी मंजिल से एक दिन वो गिर गए। सिर में गंभीर चोट आई। पूरा शरीर विकलांग हो गया। कोमा जैसी स्टेट में चले गए। 13 साल से वो इसी स्थिति में हैं। 32 साल के हरीश की सिर की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब के सहारे उन्हें जीवित रखा गया है, लेकिन इतने लंबे समय से वेंटिलेटर पर रहने की वजह से बेड सोर यानी शरीर पर घाव हो गए हैं जो ठीक नहीं हो रहे। हरीश की इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए उनके पेरेंट्स दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट गए, जिस पर अब ये फैसला आया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच बहस हुई। जैसा कि पहले से तय माना जा रहा था कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, हुआ भी कुछ ऐसा ही। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में और क्या क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। ये तो तय था कि संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, यानी वो जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए वो गिरना ही है। लेकिन उनके मानस को समझिए, क्योंकि विपक्ष के अधिकतर सांसदों को ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्पीकर ओम बिरला उन्हें वो हक नहीं दे रहे हैं जो विपक्ष के सांसद होने के नाते उनको मिलना चाहिए। इस नैरेटिव को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। उन्हें पता था प्रस्ताव गिरना ही है,
एक और ख़ास बात जो समझ में आई, जो 2 दिन तक बहस हुई, अमित शाह को अगर देखें, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि बीजेपी की तरफ से वो सबसे अच्छे स्पीकर माने जाते हैं। धारा 370 से लेकर अगर लोकसभा में, राज्यसभा में उनके भाषणों को देखें, पूरे होमवर्क के साथ आते हैं। लेकिन स्पीकर के अविश्वास वाले प्रस्ताव वाले में अमित शाह उस रंग में इस बार नज़र नहीं आए। कई लोगों ने भाषा की अपनी लक्ष्मण रेखाएं भी तोड़ी। ये वो संसद है जिसमें एक से एक बढ़कर स्पीकर हुए हैं, आपसी मतभेद और वैचारिक मतभेद के बावजूद भी। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी। और एक सबसे बड़ी बात जो नज़र आई वो कि बजट सत्र के पहले हिस्से में जहां विपक्ष में बिखराव था, कई मुद्दों पर टीएमसी इंडिया गठबंधन में होते हुए भी टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग नज़र आए, इवन समाजवादी पार्टी भी। लेकिन इस बार ये ऐसा मुद्दा था जब पूरा विपक्ष एकजुट था। और इसके बाद आगे जो आने वाला है वो है कि सीईसी के खिलाफ तो आपस में तय कर लिया टीएमसी ने भी, चूंकि टीएमसी ममता बनर्जी चाहती थी कि एसआईआर के मुद्दे पर पहले सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाया जाए और ये बाद में लाया जाए, लेकिन कांग्रेस और उनके बीच में समझदारी बन गई और विपक्ष में एकजुटता साफ साफ नजर आई। इससे पहले चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले कि उन्हें हर बार बोलने से पहले रोका टोका जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को अफसोसनाक बताया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।